नमस्कार देवी एंड सज्जनों, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूँ आपकी ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुन के शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए कि इंसान के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती है। और ये जितनी भी घटनाएं घटी है इसका साक्षी मैं स्वयं हूँ, क्योंकि नरेंद्र की कहानी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र तेलू, जो कि मेरा मित्र है। बहुत ही प्यारा इंसान, लोगों का मदद करने वाला इंसान, लोगों को रास्ता दिखाने वाला इंसान, लोगों के साथ में चलने वाला इंसान, एक अच्छा इंसान की जितनी तारीफ़ की जाए सब उस इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन उस इंसान का कसूर क्या था कि ज़िंदगी में इतने दुख, इतने तकलीफ, इतना दर्द क्यों? क्या कसूर था नरेंद्र का जो नरेंद्र को इतना तकलीफ, इतना दर्द और इतना धोखा दिया ज़िंदगी ने? क्यों मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? क्या पाप किया था मेरा दोस्त नरेंद्र ने जो उसकी ज़िंदगी में ये सब हुआ? क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन जो हो चुका है जानते हैं। नरेंद्र के जीवन की हर एक घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा और आप सुनिएगा कि एक इंसान के ज़िंदगी में इतना तकलीफ, इतना दर्द क्यों आ जाता है, जबकि वो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है, हर किसी से प्रेम करते। अरे इंसानों को तो छोड़ दीजिए, वो कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, बैल सबसे प्यार करता है। मैं जब माटुंगा में रहता था तो मेरे एक परिचय के व्यक्ति ने नरेंद्र का विजिटिंग कार्ड दिया मुझे और मुझसे कहा कि आप इससे मिलिए, ये कास्टिंग करते हैं फिल्म उद्योग में। और वाकई नरेंद्र तेलू जी एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। जो भी कलाकार इस कहानी को सुन रहा है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि नरेंद्र तेलू कितना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है। आप उनका नाम डालते ही उनके सारे कार्य, उनके सारे वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। नरेंद्र दूसरों का बहुत मदद करने वाला इंसान है। अगर उसका नंबर आपको मिल जाए तो आप उसे फ़ोन कीजिएगा और पूछिएगा, भाई मेरे लिए कोई काम है? अगर काम ना हो तो काम का लिंक ज़रूर बताएंगे नरेंद्र जी। तो इसी काम के सिलसिले में मैं भी मिला नरेंद्र जी से आज से कुछ वर्षों पहले। मैं बता दूं कि नरेंद्र जी 4 भाई हैं। बड़े भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। नरेंद्र से जो छोटा था सोनू, वो भी बहुत ही प्यारा इंसान है, मैं उससे मिल चुका हूँ। उनकी भी कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सोनू का एक बेटा है मोटलू, एक बेटी है हिना। हिना की शादी हो गई है। हिना बहुत सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसका एक बहुत प्यारा बेटा है। नरेंद्र की माँ बहुत ही संघर्षी, बहुत ही बहादुरी और बहुत ही कर्मठ इंसान है। आज भी वो मेहनत करके खाती है। नरेंद्र की माँ बहुत ही स्ट्रांग लेडी आप कह सकते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र की माँ और नरेंद्र का कुछ विचार मिलते नहीं हैं। जब भी मैं मिलता हूँ नरेंद्र की माँ और उन दोनों से, तो नरेंद्र का विचार और उसकी माँ का विचार कभी मिला नहीं। नरेंद्र बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, वो अपनी माँ को भी समझाते रहता है। अगर बात करें नरेंद्र की शादी की, तो नरेंद्र की शादी सुनीता नामक एक लड़की से हुई थी। सुनीता किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। सुनीता भी बहुत अच्छी और होशियार लड़की थी। नरेंद्र बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी सुनीता से और सुनीता भी करती थी उससे बहुत प्रेम। मैं जब भी उन दोनों को देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अक्सर दादर जाया करता था और दादर में कभी पराठे तो कभी मूली की पराठे, आलू के पराठे, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड, चाय अक्सर खाया करता था। और नरेंद्र की भाभी मीना
नरेंद्र की वाइफ सुनीता और खुद नरेंद्र भी कभी भूखा नहीं भेजता था मुझे। जानते हैं नरेंद्र का घर कहाँ है? नरेंद्र का घर है मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर के बगल में। जब भी मैं सिद्धि विनायक मंदिर जाया करता था भगवान के दर्शन के लिए, तो मैं अपना बाइक नरेंद्र के द्वार में लगाता था। अब शुरू होती है काम की बात। तो मैंने कहा नरेंद्र जी देखिए, काफ़ी समय बीत चुका है, मेरे पास कोई काम नहीं है और फिल्मों में काफ़ी संघर्ष चल रहा था, मेरे पास कोई काम नहीं था। नरेंद्र जी बोले हमारे एक मित्र हैं यहीं राजश्री प्रोडक्शन में, पीके गुप्ता जी, तो चलो आज हम तुम्हें पीके गुप्ता से मिलाते हैं। पीके गुप्ता राजश्री प्रोडक्शन हाउस में एज ए मैनेजर का जॉब करते हैं। कंपनी का जितना भी प्रोडक्शन का वर्क होता है उन्हीं के हाथ में होता है, एवं जितने भी सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट का जो भी एग्रीमेंट होता है वो पीके गुप्ता जी ही देखते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज हम पीके गुप्ता से मिलने वाले हैं, जो कि राजश्री प्रोडक्शन हाउस की इतनी बड़ी कंपनी है। तो मैं और नरेंद्र जी राजश्री प्रोडक्शन हाउस में गए और पीके गुप्ता जी से मिले। तो मैंने पीके गुप्ता जी से कहा सर आप तो इतने बड़े कंपनी में काम करते हैं, बस काम ही तो दिला दीजिए। पीके गुप्ता ने भी वैसा ही कहा जैसे आम एक कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है कोई प्रोजेक्ट आने दो, कोई प्रोजेक्ट बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर बुला लूँगा। अपना नाम, अपना नंबर और कुछ फ़ोटोग्राफ कंपनी के बाहर छोड़ जाओ। मैंने वैसा ही किया, अपना नाम, अपना नंबर और कुछ पिक्चर्स कंपनी के ऑफिस में जमा करवा दिए, ये होप से कि मुझे एक दिन बुलावा आएगा, काम मिलेगा। लेकिन आज कितने वर्ष बीत चुके हैं, ना ही राजश्री से कोई फ़ोन आया और ना ही मुझे काम के लिए बुलाया गया। उस दिन और एक घटना घटी। नरेंद्र के एक और दोस्त जिसका नाम डैनी, वो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में एज ए एसएम का जॉब करते थे। हम उनके ऑफिस में गए और गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। उनके ऑफिस में बैठ के एक शानदार चाय पी और डैनी ने मुझे देखते ही कहा कि आप संघर्ष कर रहे हैं फिल्म लाइन में, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ पैसे भी कमाइए, कि आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए, एजेंट बन के आप बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उन दिनों में एक्टिंग में काम मिल नहीं रहा था, पैसों की बहुत तंगी थी और काम की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने सोचा ये अच्छा सुझाव है, क्यों ना हम कुछ देर एज ए इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं, साथ में अपना संघर्ष भी चलता रहेगा। लेकिन पता नहीं था कि इंश्योरेंस एजेंट बनकर पैसा कमाना काफ़ी मशक्क़त का काम है, बहुत मशक्क़त का काम है। लेकिन तो भी हमने हार नहीं मानी और हमने कहा ठीक है, हम एज ए इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे। मैंने इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए एग्ज़ाम दिए और मैंने टॉप किया और एज ए मुझे इंश्योरेंस एजेंट का कार्ड मिला और मैंने अपना काम शुरू किया एज ए इंश्योरेंस एजेंट बन के। लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन माटुंगा में अक्सर मैं पुलिस कॉलोनी में जाया करता था और वहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिसर मेरे दोस्त हुआ करते थे। और मैंने उनसे कहा कि सर देखिए मैं अभी एज ए इंश्योरेंस एजेंट बन चुका हूँ, आपको पॉलिसी ख़रीदना पड़ेगा। तो एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा ठीक है, देखो मेरी पोस्टिंग कुर्ला में हुई है, कुर्ला पुलिस स्टेशन पे, तो तुम कल कुर्ला पुलिस स्टेशन आ जाओ और जो मेरे ऑफिसर होंगे, जो मेरे सिपाही होंगे, जो और भी पुलिस वाले होंगे, मैं सबसे तुम्हारा परिचय करा दूंगा, तुम उनको इंश्योरेंस बेचो। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं ज़रूर आऊँगा। और अगले दिन मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन पहुंचा और मैंने अपना स्कीम समझाया। उसमें से मैंने 15 से 20 इंश्योरेंस बेच दिए। उस समय करीबन मैंने 25-30 हज़ार रुपये कमाए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैंने नरेंद्र को थैंक यू बोला, डैनी को थैंक यू बोला और फिर मैंने कहा अब मैं ये इंश्योरेंस का काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझसे इंश्योरेंस का काम होगा नहीं और हो भी नहीं रहा था। फिर मैंने नरेंद्र को बोला, नरेंद्र जी देखिए इंश्योरेंस का काम मुझसे हो नहीं रहा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग में काम दिलाइए। तो नरेंद्र ने कहा ठीक है, कल मुझसे मिलो। तो अगले दिन फिर मुलाकात होती है नरेंद्र भाई से
और कहानी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र के जीवन में और क्या क्या घटनाएं घटी, क्या सुनीता उसके जीवन में है या उसे धोखा दे के चली गई, नरेंद्र का बच्चा हुआ या नहीं हुआ। नरेंद्र की कहानी इतनी दर्दनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो कहानी की बस शुरुआत है। आगे आप पाएंगे कि एक साधारण जिंदगी में इतनी घटनाएं कैसे घटती है। ईश्वर इतना दर्द क्यों देता है, इतनी बीमारियां क्यों देता है, ये सारी बखान मैं आपको अगले चैप्टर में करूंगा। नरेंद्र की कहानी को आप सुन के जान पाएंगे कि जीवन में आप किन किन गलतियों को करते हैं और किन किन गलतियों से आपको सावधान रहना है। यही है जीवन का ज्ञान जो मैं लेके आता हूं आपके पास। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो लाता हूं आपके पास ज्ञान की बातें। जल्द लौटूंगा आपके पास।